नमस्कार दोस्तों, देखिए आप लोग के सामने ये स्टोरी है जिसमें मैंने कई एडवांस स्ट्रक्चर का यूज किया है, कई एडवांस वोकैबुलरीज का यूज किया है जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और कैसे किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है ये भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार की वोकैबुलरीज आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगी और किस प्रकार के स्ट्रक्चर आप लोग बनाना सीखेंगे। तो देखिए, ये घटना उस समय की है। जब भी आपको बोलना हो ये घटना उस समय की है तो आप बोल सकते हैं दिस इंसिडेंट डेट्स बैक टू अ टाइम। ओके, यह इसका अल्टरनेटिव है, मतलब कि दूसरा तरीका है बोलने का, दिस इंसिडेंट हैपेंड एट अ टाइम। दोनों में से किसी का भी यूज करें, थोड़ा सा अंतर है वो मैं आप लोग को बता दूंगा। जब मेरे गांव में एक पुराना मकान भूतिया माना जाता था, कोई चीज मानी जाती थी तो हम कंसिडर्ड का यूज करते हैं। मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता था, तो मन में रहता था तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं इन माई माइंड। ओके, कि क्या होगा अगर के लिए आप यूज कर सकते हैं व्हाट इफ का। कोई रात में वहां रहने की कोशिश करे, कोशिश के लिए आप लोग को पता है ट्राई का यूज कर सकते हैं। एक दिन मैंने अपने दो दोस्तों से ये देखने की शर्त लगाई कि क्या वे उस घर में रात बिता सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो की क्या है, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं वेदर का या फिर इफ का। और समय बिताने के लिए या रात बिताने के लिए आप स्पेंड का यूज कर सकते हैं, तो स्पेंड द नाइट। मेरे दोस्त रामू ने कहा रात को वहां रहना सुरक्षित नहीं है, तो इस सुरक्षित के लिए आप सेफ का यूज कर सकते हैं और रहना के लिए स्टे का यूज कर सकते हैं। अभी जब मैं इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करूंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं कि आप लोग को किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने को देखने को मिलेंगे। ओके, तो अब मैं इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाला हूं। तो मैं हूं अनिल कुमार, आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए, ये घटना उस समय की है जब मेरे गांव में एक पुराना मकान भूतिया माना जाता था। यहां तक बनाते हैं। ये घटना मतलब दिस इंसिडेंट हैपेंड एट अ टाइम। तो यहाँ पर ये जो मैंने यूज किया है दिस इंसिडेंट हैपेंड एट अ टाइम, इसका मतलब है कि ये घटना उस समय हुई थी। कब हुई थी? जब मेरे गांव में एक पुराना मकान भूतिया माना जाता था। तो जब के लिए हम यूज करेंगे व्हेन एन ओल्ड हाउस, एक पुराना घर, इन माई विलेज, मेरे गांव में, वॉज कंसिडर्ड, माना जाता था, कंसिडर्ड हॉन्टेड। ओके, तो ये आपका सेंटेंस हो गया दिस इंसिडेंट हैपेंड एट अ टाइम। ये घटना उस समय हुई थी व्हेन, जब, एन ओल्ड हाउस, जब एक पुराना घर, इन माई विलेज, मेरे गांव में, वॉज कंसिडर्ड हॉन्टेड, भूतिया माना जाता था, ऐसा कंसिडर्ड किया जाता था। अब देखिए, मैंने कहा आपको कि आप हैपेंड एट अ टाइम की जगह यूज कर सकते हैं डेट्स बैक टू अ टाइम। देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूं, डेट्स बैक टू अ टाइम। ओके, तो देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है। हालांकि ये दोनों सेंटेंसेस सेम मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन छोटा सा अंतर है क्योंकि हमने यहाँ पर हैपेंड एट अ टाइम का यूज किया है और सेकंड वाले में डेट्स बैक टू अ टाइम। तो इनमें ये अंतर है, जब भी हम हैपेंड एट अ टाइम का यूज करते हैं तो इसका मतलब है ये घटना उस समय हुई या हुई थी, ये सेंस देता है। और डेट्स बैक टू अ टाइम का मतलब है ये घटना उस समय की है। ओके, कोई अतीत की बात जब हम बताते हैं। और हैपेंड एट अ टाइम हम ज्यादातर कन्वर्सेशन मतलब स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, और डेट्स बैक टू अ टाइम हम ज्यादातर फॉर्मल इंग्लिश में यूज करते हैं, मतलब कि औपचारिक रूप से। और जब हम डेट्स बैक टू अ टाइम का यूज करते हैं तो ये किसी घटना को और पुराना दिखाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कोई ऐतिहासिक घटना हो। ओके, बस इतना सा अंतर है, बाकी दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि क्या होगा अगर कोई रात में वहां रहने की कोशिश करे। यहां तक बनाते हैं अब। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई ऑलवेज हैड अ क्वेश्चन इन माई माइंड। ओके, मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता था, ऑलवेज मतलब हमेशा, हैड अ क्वेश्चन एक सवाल, इन माई माइंड मेरे दिमाग में, कि क्या होगा अगर। तो हम बोलते हैं कि क्या होगा अगर, व्हाट इफ someone, कोई, tries to stay there at night। देखिए कितना सिंपल सेंटेंस है कि क्या होगा अगर। तो हमने बोला व्हाट इफ मतलब कि क्या होगा अगर कोई रात में वहां रहने की कोशिश करे।
कोई मतलब कि समवन ट्राइज टू स्टे देयर, वहां रहता है एट नाइट, रात में। ओके। एक दिन मैंने अपने दो दोस्तों से ये देखने की शर्त लगाई कि क्या वे उस घर में रात बिता सकते हैं। यहां तक बनाते हैं। एक दिन मतलब वन डे आई मेड अ बेड, मैंने शर्त लगाई विद माई टू फ्रेंड, अपने दो दोस्तों से, टू सी, देखने के लिए, इफ, कि क्या, इफ की जगह आप वेदर का भी यूज कर सकते हैं। इफ या वेदर दोनों में से किसी का भी यूज करें। यहाँ पर इसका मतलब है कि क्या। ओके, कि क्या। उसके बाद दे मतलब वे कुड स्पेंड द नाइट इन दैट हाउस। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। वन डे, एक दिन, आई मेड अ बेट, मैंने शर्त लगाई, विद माई टू फ्रेंड्स, अपने दो दोस्तों के साथ, टू सी, देखने के लिए, इफ या वेदर, कि क्या, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। दे कुड स्पेंड द नाइट, क्या वे रात बिता सकते हैं, इन दैट हाउस, उस घर में। देखिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, विद माई टू फ्रेंड। ओके, अगर हम इस प्रकार से बना दे, देखिए सब कुछ सेम रहेगा। हम यहाँ से ये चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर करते हैं टू ऑफ माई फ्रेंड। अब इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग अलग हो गया। क्यों हो गया? यहाँ पर हमने बोला टू ऑफ माई फ्रेंड्स और यहाँ पर हमने बोला माई टू फ्रेंड्स। तो इसका मतलब है कि मेरे दो ही दोस्त हैं और मैंने उन्हीं दोनों से शर्त लगाई। ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं टू ऑफ माई फ्रेंड, मतलब कि मेरे दो से ज्यादा दोस्त हैं, उन दोस्तों में से मैंने केवल दो से शर्त लगाई। ठीक है। यहाँ पर केवल दो दोस्तों की बात हुई है कि मेरे दो ही दोस्त हैं। यहाँ पर मेरे दो से ज्यादा दोस्त हैं, लेकिन केवल मैंने दो से शर्त लगाई। कुल मिलाकर सेंस एक जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो मैंने आप लोग को बता दिया। मेरे दोस्त रामू ने कहा रात को वहां जाना सुरक्षित नहीं है। यहां तक बनाते हैं। माई फ्रेंड रामू सेड इट इज नॉट सेफ, सेफ नहीं है, टू स्टे देयर एट नाइट। माई फ्रेंड रामू सेड, मेरे दोस्त रामू ने कहा, इट इज नॉट सेफ टू स्टे देयर एट नाइट, वहां रात में रहना सुरक्षित नहीं है। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन सब यही कहते हैं कि वह जगह भूतिया है। यहां तक बनाते हैं। आई आस्क्ड व्हाई, ही सेड आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट, लेकिन, everyone says that place is haunted। ओके, तो ये आपका सेंटेंस हो गया। मैंने पूछा क्यों, आई आस्क्ड व्हाई, ही सेड, उसने कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट, लेकिन, एवरीवन सेज, हर कोई कहता है, दैट प्लेस इज हॉन्टेड, वो जगह भूतिया है। मैंने कहा बिल्कुल यही तो हमें पता लगाना है। तो मैंने कहा मतलब कि आई सेड, बिल्कुल यही तो मतलब कि दैट्स exactly what we need to find out। okay, I said, मैंने कहा, that's exactly, बिल्कुल, what we need to find out, जो हमें पता लगाना है। यहाँ पर ये वर्ड जो वाला सेंस दे रहा है, ये क्वेश्चन की तरह नहीं यूज हुआ। देखिए इसकी तुरंत बाद एक सब्जेक्ट है। ओके, तो इसका यही मतलब है, that's exactly, बिल्कुल, what we need to find out, हमें यही तो पता लगाना है। जैसे तैसे कुछ देर समझाने के बाद मैंने अपने दोस्तों को मेरे साथ आने के लिए मना लिया। तो जैसे तैसे के लिए हम somehow का यूज करते हैं। somehow मतलब जैसे तैसे, जैसे भी करके। आफ्टर some convincing, I convinced my friends to come with me। जैसे तैसे या जैसे तैसे करके, आफ्टर सम कन्विंसिंग, कुछ देर समझाने के बाद, आई कन्विंस्ड, मैंने कन्विंस कर लिया मतलब मना लिया, माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, टू कम विद मी, मेरे साथ आने के लिए। अब यहाँ पर आप इस सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं। आफ्टर सम परसुएशन, आई कन्विंस्ड माई फ्रेंड टू जॉइन मी। ओके, अब दोनों में से किसी प्रकार से भी बना सकते हैं, दोनों का मीनिंग लगभग सेम है और छोटा सा अंतर है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए जब हम बोलते हैं आफ्टर सम कन्विंसिंग, तो इसका मतलब है कि मैंने खुद समझाने की कोशिश की, फिर कन्विंस किया। ओके, और ये है कम विद मी, मतलब वे मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार से हम ज्यादातर कन्वर्सेशन में बोलते हैं, मतलब स्पोकन इंग्लिश में।
और जब हम बोलते हैं आफ्टर सम परसुएशन, तो परसुएशन मनाने की प्रक्रिया है, किसी को मनाना। ये कन्विंस से ज्यादा औपचारिक मतलब फॉर्मल शब्द है, कन्विंस की तरह ही काम करता है जैसे ये कन्विंसिंग है। ओके, उसी प्रकार से ये परसुएशन है। ये दोनों सिमिलर वर्ड्स है, ये मान लीजिए, लेकिन ये ज्यादा फॉर्मल है मतलब औपचारिक है। उसके बाद आई कन्विंस्ड, मैंने कन्विंस्ड किया माय फ्रेंड, अपने दोस्तों को, टू ज्वाइन मी, कि मुझे ज्वाइन करे। तो यहाँ पर साथ जाने से ज्यादा किसी और गतिविधि में शामिल होने का भाव हम दिखा रहे हैं ज्वाइन से, कि हमें ज्वाइन करें। चाहे पार्टी के लिए भी ज्वाइन के लिए हम बोल सकते हैं, पार्टी ज्वाइन करें हमारे साथ, या फिर लंच ज्वाइन करे, कुछ भी। सिर्फ ये जाने का सेंस नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर ये जो कम है ये सिर्फ आने का सेंस दे रहा है। ओके, और ज्वाइन आने का भी सेंस देता है, कुछ ज्वाइन करने का भी सेंस देता है। ये कई रूपों में यूज किया जाता है। ओके, हमने रात में उस घर में जाने की योजना बनाई और अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकल गए। तो ये आपका सेंटेंस होगा, वी प्लान, हमने योजना बनाई, टू गो, जाने की, दैट हाउस, उस घर में, एट नाइट, रात में, एंड स्नीक आउट ऑफ आवर होम्स आफ्टर डार्क। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया, वी प्लान, हमने प्लान किया या योजना बनाई, टू गो, जाने के लिए, दैट हाउस, उस घर पर, एट नाइट, रात में, एंड, और, स्नीक्ड आउट, इसका मतलब है छिप कर बाहर निकलना बिना किसी को बताए, स्नीक्ड आउट, ऑफ आवर होम्स, अपने घरों से, आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद। ओके, आप स्नीक्ड आउट की जगह लेफ्ट द हाउस भी बोल सकते हैं, इसकी जगह आप बोल सकते हैं एंड लेफ्ट द हाउस। जैसे स्नीक्ड आउट है, यहाँ पर हम बोल देते हैं लेफ्ट द हाउस। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जो मैंने अभी पहले दिखाया स्नीक्ड आउट और ये लेफ्ट द हाउस। ये जो लेफ्ट द हाउस है सिंपली बता रहा है कि हम घर से बाहर निकल गए। ओके, जबकि स्नीक्ड आउट ऑफ आवर होम्स ये बता रहा था कि हम छिप कर घर से बाहर निकले। वो छिपने वाला सेंस देता है कि बिना किसी को बताए हम घर से बाहर निकले। ओके, जैसे ही हम उस मकान के पास पहुंचे, मेरे दोस्त मोहन ने डर व्यक्त किया। यहाँ तक अब बनाते हैं, या तो हम देखिए इस प्रकार से बनाते हैं, एज वी अप्रोच्ड द हाउस माय फ्रेंड मोहन एक्सप्रेस्ड फियर। अब इस सेंटेंस को समझिए, एज वी अप्रोच द हाउस, जैसे ही हम घर पहुंचे, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, मोहन, एक्सप्रेस्ड फियर, मोहन ने डर व्यक्त किया। ओके, अब यहाँ पर अप्रोच की जगह आप रीच का भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम ये बोले, एज सून एज वी रीच्ड द हाउस। ओके, बाकी ये तो सेम रहेगा, ये जैसे का तैसा रहेगा। जहां पर चेंज है मैं आपको दिखा देता हूँ, हाईलाइट करके देखिए, अप्रोच और ये एज। हमने क्या चेंज किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ हमने एज की जगह एज सुन एज कर दिया, यहाँ पर अप्रोच की जगह रीच्ड का यूज कर दिया। तो आप रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड्स को, लेकिन इनका मीनिंग भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब क्या मीनिंग होता है देखिए, जब हम एज का यूज करते हैं तो इसका मतलब है जब हम उस मकान के पास पहुंचे। ओके, जब, ये जब वाला सेंस देता है, ये नहीं देता कि एक काम होने के बाद तुरंत दूसरा काम हुआ। जबकि एज सून एज ये बताता है कि एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम हो गया। और दूसरी चीज, एज का यूज दो क्रियाओं मतलब कि जब दो काम एक साथ हो रहे हो तब यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूं, जब मैं खाना बना रहा था तब मेरा फोन बजा, मतलब कि मैं खाना भी बना रहा था और फोन बज भी रहा था। ये सेंस है, मतलब कि दो काम हो। तो इसी प्रकार से एज वी अप्रोच द हाउस, जब हम मकान के पास पहुंचे, माय फ्रेंड मोहन एक्सप्रेस्ड फियर, मेरे दोस्त मोहन ने डर व्यक्त किया। समझ में आया? एज मतलब दो काम एक साथ हुए, हम अभी मकान तक पहुंचे नहीं, मकान के पास ही पहुंचे थे कि मोहन डरने लगा। मतलब कि दो काम एक साथ हो रहे, एक तो हम पहुंच रहे हैं और दूसरा मोहन ने डर व्यक्त किया। और एज सुन एज वाला देखिए, एज सुन एज वी रीच द हाउस, जैसे ही हम घर पहुंचे, माय फ्रेंड मोहन एक्सप्रेस्ड फियर, मतलब यहाँ पर रीच जो है, जब हम पूरी तरह से कहीं पहुंच जाते हैं तब हम रीच का यूज करते हैं, और अप्रोच का यूज तब करते हैं जब हम पूरी तरह से कहीं नहीं पहुंचते हैं। ओके,
जैसे कि अप्रोच का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब मैं स्कूल के पास जा रहा था तो मैंने प्रिंसिपल को गेट पर खड़ा देखा। मतलब कि अभी मैं स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं किया था, मैं रास्ते में ही था और मैंने प्रिंसिपल को गेट पर खड़ा देखा। समझ में आया? तो अप्रोच जब किसी डेस्टिनेशन पर ना पहुंचे बल्कि उससे थोड़ी दूरी पर ही हो तब हम अप्रोच का यूज करते हैं। और रीच का यूज तब करते हैं जब हम उस डेस्टिनेशन पे किसी जगह पर पहुंच जाते हैं, उस प्लेस पर पहुंच जाते हैं, तब हम रीच का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं एज सुन एज, जैसे ही वी रीच द हाउस, हम घर पहुंच गए, घर पर पहुंच गए, उस माई फ्रेंड मोहन एक्सप्रेस्ड फियर, तब उसने डर व्यक्त किया पहुंचने के बाद। और यहाँ अप्रोच क्या है कि हम उसके पास पहुंचे तब मोहन ने डर व्यक्त किया। हम घर पर नहीं पहुंचे उससे पहले ही उसने डर व्यक्त कर दिया। समझ में आया? और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बहुत से व्यूवर्स ये पूछते हैं कि सबसे बेस्ट इंग्लिश की बुक कौन सी होगी हमें इंग्लिश सीखने के लिए। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और वो बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सीखने के लिए आपको काफी मदद करेंगी। तो देखिए, अब मैंने उससे पूछा तुम किस बात से डरते हो, यहाँ कुछ भी नहीं है। I asked him, मैंने उससे पूछा What are you afraid of, आप किस बात से डरते हैं? There is nothing here. Okay? I asked him, मैंने उससे पूछा What are you afraid of, आप किस बात से डरते हो? There is nothing here, यहाँ कुछ नहीं है। अब आप यहाँ afraid of की जगह चाहे तो यूज कर सकते हैं scared of का, जैसे scared ऑफ, ठीक है, सेम सेंस है। लेकिन अगर आप अफ्रेड ऑफ का यूज करते हैं तो ये अधिक सामान्य और औपचारिक का मतलब कि काफी ज्यादा फॉर्मल होता है अफ्रेड ऑफ। जबकि आप स्कैर्ड ऑफ का यूज करते हैं तो ये अनौपचारिक मतलब कि आम बोलचाल में ज्यादा यूज किया जाता है और दोनों का अर्थ डरना के सेंस में ही किया जाता है। तो दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं घर के अंदर गया और अपने दोस्तों को भी अंदर आने के लिए कहा। After that, उसके बाद I entered the house and invited my friends to join me inside as well. Okay? After that, उसके बाद I entered the house, मैंने घर में प्रवेश किया या घर के अंदर गया, and invited और बुलाया या आमंत्रित किया my friends अपने दोस्तों को to join me मेरे साथ शामिल होने के लिए inside as well अंदर। ओके, तो यहाँ पर आप entered की जगह went inside the house भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर वहां से बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।